आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉटन मिल्स कम अप। मतलब कि इस टॉपिक में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारे भारत में भी जो है ना अब धीरे धीरे कॉटन मिल आने लगे थे, यानी कि मशीन का युग हमारे भारत में भी अब धीरे धीरे आने लगा था। और हमारे भारत में अब जो है कपड़ा किससे बनने वाला है, मशीन से बनने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हमारा कॉटन मिल में मशीन आया, कहाँ पे कॉटन मिल सबसे पहले लगा, इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वॉज सेट अप इन बॉम्बे इन 1854। यानी कि सबसे पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल जहाँ पे कि कॉटन का कपड़ा बनाया जाएगा, है ना, वो सबसे पहले भारत में कहाँ पे बना, बॉम्बे, जिसको हम लोग आज मुंबई के नाम से जानते हैं, वो भी 1854 में बना। इस बात को याद रखिएगा, ये पूछा ही जाएगा। ठीक है ना, ये सबसे पहला बात तो ये हो गया कि 1854 मुंबई, आज के दौर में मुंबई में सबसे पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल हमारा बना था। और ऑब्वियस ही बात है, उस समय पे हमारे लिए नया चीज़ था ये, है ना, क्योंकि हर चीज़ हम लोग अपने हाथों से करते थे, तो पहली बार मशीन आया हमारे पास, है ना। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दी अर्ली 19th सेंचुरी। अच्छा, यहाँ पे अर्ली 19th सेंचुरी कह रहा है, मतलब कि ये बात कर रहा है, अच्छा सेंचुरी यहाँ पे 19 है तो बात कर रहा होगा ये 80s का, और यहाँ पे अर्ली लिख दिया, मतलब कि 80s 10 1810 1820 1815 इस प्रकार का डेट का बात कर रहा है ये। तो उस समय पे क्या हुआ, देखिए, फ्रॉम दी अर्ली 19th सेंचुरी बॉम्बे हैड ग्रोन एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। देखिए, हमारे भारत में सबसे पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल 1854 में आया, लेकिन 1810 1815 के आसपास से ही बॉम्बे जो है हमारे भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट बन गया था। इम्पॉर्टेंट पोर्ट मतलब जहाँ पे कि बड़े बड़े विदेश के जहाज आके वहाँ पे लगते होंगे, और बेसिकली उस जहाज से क्या आना जाना होता था मालूम है, रॉ कॉटन, यानी कि कॉटन। और कहाँ जाते थे हमारे ये कॉटन, भारत से इंग्लैंड और चाइना जाते थे। ठीक है, और ये उस समय पे कहाँ से होता था, बॉम्बे पोर्ट से। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद बॉम्बे पोर्ट वाज क्लोज टू दी वास्ट ब्लैक सॉइल वेयर कॉटन वाज ग्रोन। अब यहाँ पे जो हमारा बॉम्बे पोर्ट है, यानी कि बॉम्बे में, यानी कि मुंबई में जहाँ बड़े बड़े जहाज आके लगते हैं, उस समय जो लगते थे वो ना बहुत बड़े ब्लैक सॉइल के एरिया के पास था, और ब्लैक सॉइल पे ही हमारा कॉटन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग ये भी कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि बगल में ही कॉटन उगाया जाता था, बगल में ही तैयार होता था, और तैयार करके जहाज पे लाद के, बगल में ही होता था पोर्ट हमारा, लाद के इंग्लैंड और चाइना भेज दिया जाता था, कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद when the cotton textile mills came up they get supplies of raw material easily। अब यहाँ पे ये हो गया कि अब हमारे भारत में देखिए लिखा हुआ when the cotton textile mills came up they get supplies of raw material easily। अब यहाँ पे ये होने लगा ना कि जैसे जैसे हमारे भारत में कॉटन टेक्सटाइल मिल बढ़ने लगा, उसका संख्या अलग अलग जगहों पर मिल बैठने लगे, अब यहाँ पे हमारे भारत में खुद जो है रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन का, है ना, ऊल का, इन सब का जो मात्रा था वो ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि फैक्ट्री को चाहिए चलाने के लिए। जैसे मान लीजिए यदि हम एक फैक्ट्री खोले हैं कपड़ा बनाने के लिए, कॉटन का कपड़ा बनाने के लिए, तो भाई कॉटन आएगा तभी तो बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे जैसे हमारे भारत में कॉटन टेक्सटाइल मिल का संख्या बढ़ने लगा, वैसे वैसे अब भारत के लोग भी क्या करने लगे, कॉटन को ज़्यादा से ज़्यादा उगाने लगे, क्योंकि डिमांड है तो उसको मांगने लगे। हम लोग कहते थे किसान को जाके कि भाई तुम लोग बनाओ, हमको दो, हम तुमको बदले में पैसा देंगे, है ना। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे उसका संख्या बढ़ने लगा था। उसके बाद बाई 1900 ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। देखो ये बात हो रहा है 1900 का। ठीक है, उस समय पे अकेला केवल बॉम्बे में 84 मिल हमारे चलते थे, और उस समय के लिए बहुत बड़ी बात है। यानी कि आज से कितना साल पहले, 122 साल पहले, 122 साल पहले हमारे केवल बॉम्बे में 84 मिल्स चलते थे जिसमें कपड़े बनते थे। ये बहुत बड़ा संख्या है उस समय के लिए खास करके। हालांकि आज के लिए आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन उस समय पे ये संख्या बहुत ही बड़ा था। पहला बात तो हमारे लिए कॉटन मिल ही बहुत बड़ा बात था कि भाई आ गया, मशीन से बनेगा कपड़ा, और उस समय पे 84 मिल हमारे बॉम्बे में चलते थे। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे किसको फ़ायदा हुआ,
जो मालिक था उस फैक्ट्री का उसको तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, और हमारे किसानों को फ़ायदा हुआ, यानी कि जो कॉटन वॉटन बनाते थे उनको फ़ायदा हुआ, है ना। क्योंकि अब फैक्ट्री है भाई, तो फैक्ट्री वाला मांगता था कॉटन को बना के दो कॉटन, है ना, और जो बना के देता था किसान उसको बदले में पैसा मिलता था, ठीक है, और ये लोग कपड़ा बना के अपना बेचते थे। उसके बाद मैनी ऑफ दीज वेर इस्टेब्लिश्ड बाय पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन हु हैड मेड देयर मनी थ्रू ट्रेड विथ चाइना। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 84 मिल्स, इन 84 मिल्स में से अधिकतर मिल जो है ना वो पारसी और गुजराती बिजनेसमैन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, वो भी बॉम्बे में। और इन लोगों ने एकदम अथाक पैसा, अंधाधुन पैसा कमाया था ट्रेड करके चाइना से। चाइना को ये लोग अपना सामान बेचते थे और चाइना वाला इसको पैसा देता था, है ना। अथाक पैसा, मतलब अंधाधुन पैसा उस समय पे ये लोग कमाए थे। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो गुजराती लोग होते हैं ना, आज भी खास करके वो लोग बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। तो ये वहाँ का परंपरा ही है। यहाँ पे हमारे बिहार में क्या होता है, हमारे बिहार, यूपी, झारखंड, इस समय क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ 3-4 साल उसको बड़ा करो, उसके बाद उसको पढ़ाओ लिखाओ, है ना, उसको एजुकेट करो। वहाँ पे भी एजुकेशन मिलता है, लेकिन वो लोग नौकरी वोकरी के पीछे नहीं भागते हैं, वो लोग बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा था। उसके बाद द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वॉज स्टार्टेड इन 1861। इस बात को आप याद रखिएगा कि अहमदाबाद में सबसे पहला मिल स्टार्ट कब हुआ, 1861 में हुआ, और उसके 1 साल बाद हो गया कानपुर में। तो द फर्स्ट मिल इन कानपुर वॉज स्टार्टेड इन 1862। तो 1861 में अहमदाबाद में, और उसके 1 साल बाद यानी कि 1862 में कानपुर में हो गया। 61 में अहमदाबाद में और 62 में कानपुर में, ठीक है। आगे उसके बाद ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लीड टू अ डिमांड फॉर लेबर। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो एक तरीके से सही रास्ते पे निकल पड़ा था, क्योंकि कॉटन मिल आ गया भाई। कॉटन मिल आ गया तो यहाँ पे किसानों को खेती करना पड़ रहा है, उनको प्रॉफिट हो रहा है ना। और एक चीज़ और बताइए कि चलिए मान लीजिए कॉटन मिल हमारे पास आ गया, तो क्या कॉटन मिल में लेबर नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मशीन हर काम अपने से नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि मशीन 10 आदमी का काम अकेला कर सकता है, लेकिन फिर भी उसमें लेबर चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लेबर का भी डिमांड बढ़ गया। तो जो लोग बेरोजगार घूमते थे उनको रोजगार मिल गया, है ना। तो अच्छा एक साइन है ये। Thousands of poor peasants, artisans and agricultural laborers moved to the cities to work in the mills। तो अब धीरे धीरे हमारे भारत में जो मिल का संख्या था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब मिल का संख्या बढ़ने लगा तो लेबर का डिमांड भी बढ़ने लगा। तो गाँव से किसान लोग, लेबर लोग जो पहले अपने कपड़ों को बना के छोटा मोटा काम क्या करते थे, वो लोग अब धीरे धीरे शहर की ओर मूव करने लगे मिल में काम करने के लिए, यानी कि रोजगार का अब यहाँ पे भंडार हो गया। रोजगार के लिए अब लोगों को भटकना नहीं पड़ रहा था। बट द टेक्सटाइल फैक्ट्री इन इंडिया फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारे समस्याएं थे। क्या समस्या था, देख लीजिए। इंडियन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज वेर अनेबल टू कॉम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल्स इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। यहाँ पे ना मतलब कि ब्रिटेन वाला ना हमारा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। हमारे भारत में भी कॉटन मिल आ गया, हम लोग भी कपड़े बना रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन वाला भी कपड़ा यहाँ पे लाके अपना बेच दे रहा है, और वो भी हमसे वो ज़्यादा सस्ते में बेच दे रहा है। तो बताइए लोग किसको खरीदेंगे, सस्ते वाले को खरीदेंगे। तो यहाँ पे भी जो है ना हम लोगों को वो छोड़ा नहीं, हमारा पीछा वो करते रह गया। इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट्स। और अलग अलग कंट्री में उस समय पे क्या होता था, वहाँ के गवर्नमेंट जो है इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देते थे, यानी कि कोई यहाँ पे बेचने के लिए आएगा तो उससे बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं था। जैसे इसको ना आप ऐसे समझिए, जब हम लोग अपने कपड़ों को बेचने के लिए इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन जाते थे ना, तो वहाँ के गवर्नमेंट हमसे बहुत टैक्स लेता था, क्योंकि वो लोग अंग्रेज थे। लेकिन जब वही ब्रिटेन वाले, वही इंग्लैंड वाले भारत आते थे अपने कपड़ों को बेचने के लिए, तो उनके ऊपर ज़रा सा भी टैक्स नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था मालूम है? क्योंकि उन्हीं लोगों का गवर्नमेंट है, वही लोगों का कब्जा है भारत में अंग्रेजों का, है ना। तो वो लोग जब यहाँ पे सामान बेचने के लिए आते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय पे हमारे भारत में रूल कर रहा था, तो उससे जरा सा भी पैसा नहीं लिया जाता था टैक्स के रूप में। लेकिन जब हम लोग जाते थे तो बहुत पैसा टैक्स के रूप में वो लेता था, है ना। तो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया रिफ्यूज सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज। मतलब कि यहाँ पे आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ से लेके सामानों को जाते थे तो टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जब वहाँ से कोई यहाँ पे आता था तो उससे टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद द फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट
in cotton factory production in India was during the First World War, when textile imports from Britain declined and Indian industries were called upon to produce cloth for military supplies. लेकिन हमारे इंडिया के कॉटन मिल को ना एक बार बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, वो भी कब मालूम है? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय पे। देखिए इसके पीछे ना कहानी है, इसके पीछे कहानी क्या है बताएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको मालूम है 2 वॉर हुआ था, अभी तक 2 वॉर हुआ है, बड़ा भयंकर भयंकर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना तो उस समय पे वॉर में 2 ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में भी कुछ कंट्री थे और ग्रुप बी में भी कुछ कंट्री थे, तो दोनों आपस में लड़ने वाले थे, है ना। तो इसमें ना हमारा एक ब्रिटेन भी था, और ब्रिटेन वालों का कब्जा कहाँ पे था? इंडिया में था। ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं के थे बेसिकली। तो यहाँ पे ना अब हुआ ये कि चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भी पार्टिसिपेट किया है, वो भी लड़ेगा, है ना। तो उनके सोल्जर्स के लिए अब कपड़ा चाहिए, जूता चाहिए, पानी का बोतल रखने के लिए जो थैली होता है वो चाहिए, है ना। तो इन सारे चीज़ों का जो डिमांड था ये ब्रिटेन वाला खुद पूरा नहीं कर पा रहा था, यानी कि उसके आर्मी को वो खुद कपड़े यूनिफॉर्म सिल के नहीं दे पा रहा था। तो यहाँ पे फायदा किसको हुआ मालूम है? इंडिया के जो कॉटन मिल के मालिक थे उनको फायदा हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे फैक्ट्री के मालिक से कह रहा है कि भाई हमको अपने सोल्जर्स के लिए यूनिफॉर्म सिल के तुम दो। तो यहाँ पे फायदा किसको होगा? इंडिया को होगा। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हमारे भारत के कॉटन मिल के इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था, क्योंकि हम लोगों को यूनिफॉर्म सिल के देना था ब्रिटेन वाले आर्मी को, ताकि वो लोग पहन के उसको जाके युद्ध में लड़ सके। उसी समय पर हमको फ़ायदा हुआ, उसके बाद फ़ायदा नहीं हुआ, और फ़ायदा तब तक नहीं हुआ जब तक कि अंग्रेज यहाँ से चले नहीं गए। वो लोग चले गए यहाँ से छोड़ के 1947 में, उसके बाद हमको कुछ फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। आगे उसके बाद हाँ ये तो ख़त्म हो गया। उसके बाद अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, है ना। दूसरा टॉपिक है हमारा द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड ऊज स्टील, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।